जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीटीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सारा नोट्स कंप्लीट करने का, जिसमें कि आपका ज्योग्राफी का टोटल हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में सारा मिल जाएगा। इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, चैप्टर 9 तक कंप्लीट हो चुका था। यह संघ का शासन है। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ठीक है, ये सभी चीज़ों को हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो अगर आप कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को, यकीन मानिए आने वाला आगामी एग्ज़ाम की जो वैकेंसी है, तब तक आपकी की टोटल नोट्स कंप्लीट हो जाएगी, एक तैयारी लेवल की हो जाएगी। ठीक है, तो ज़रूर कितना 20-25 मिनट देखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, संघ की शासन, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत 52 से लेकर के 51 के बीच किया गया। आर्टिकल 52 से लेकर 51 के बीच संघ के शासन को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। क्या क्या? पहला, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। आप ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तो उसके देखेंगे कि उसका कार्य क्या है, कार्यपालिका में क्या योगदान है, उनका विधायिका में क्या योगदान है और न्यायपालिका में उनका क्या योगदान है। तो ऐसे करके इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इनका नोट्स थोड़ा अलग तरीका से बनाया गया है। ठीक है ना। चलिए, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपने नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय कार्यपालिका में अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, परंतु सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। क्या बोला गया है? सरकार के राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायक प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। जब भी राष्ट्रपति शासन लगती है तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, याद रखिएगा। नहीं तो जितने भी कार्यपालिका वाले लोग हैं वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। इस काम का पालन करने वाले संस्था एवं अधिकारी को कार्यपालिका के अंतर्गत रखा जाता है। इसकी चर्चा आर्टिकल 52 से लेकर के 78 के बीच देखरेख में मिलती है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, आपको हम पहले ही बोले, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े जितने भी लेवल के लोग हैं उनके ही बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए, विधायिका देखते हैं क्या होता है। विधि का निर्माण करने वाली संस्था विधायिका कहलाती है। भारत में विधि का निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था संसद है। विधायिका के अंतर्गत मूलतः लोकसभा, राज्यसभा आती है। इसकी चर्चा आर्टिकल 79 से लेकर के और 123 के अंतर्गत है। एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा कि संसद के अंतर्गत तो 3 चीज़ आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन आप ये यहाँ पे बात की गई है विधायिका की, तो विधायिका कौन बनाती है? लोकसभा, राज्यसभा मेनली रूप से पास करती है। ठीक है, चलिए न्यायपालिका देखते हैं। न्यायपालिका न्याय देने वाली संस्था न्यायपालिका कहलाती है। इस न्यायपालिका का मूल काम हमारे संविधान में लिखे कानून का पालन करवाना है तथा कानून का पालन न करने वाले को दंडित करने का अधिकार प्राप्त है। इसकी चर्चा आर्टिकल 124 से 51 के अंतर्गत किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और भारत के महान्यायमंत्री भी परीक्षक आते हैं। देखिए, न्यायपालिका का मतलब ये है कि हमारे देश में एक संविधान है, संविधान के अनुसार ही हमें चलना होता है। संविधान के अलावा अगर कुछ भी कार्य हम करते हैं तो वह अपराधी के श्रेणी में घोषित आता है। ठीक है, तो कहा गया है कि जब भी हम काम करते हैं, अगर अपराधी घोषित होते हैं तो न्यायपालिका क्या करते हैं? हमें दंडित करते हैं। ये अधिकार उन्हें प्राप्त है। तो चलिए आगे हम लोग आप डिटेल्स में राष्ट्रपति के बारे में व्याख्या करते हैं। 52 से लेकर 62। ठीक है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है। यह देश की एकता, अखंडता, सत्यता का प्रतीक माना जाता है। भारत के संविधान में कार्यों का वितरण राष्ट्रपति के नाम से है, इसलिए राष्ट्रपति को भारत का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। लेकिन राष्ट्रपति कार्यों को वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री करवाता है, इसलिए प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक माना जाता है। याद रखिएगा,
राष्ट्रपति प्रमुख है, लेकिन कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री को ज़्यादा महत्व भारत में दिया जाता है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति को ही ज़्यादा महत्व रहता है। तो सर्वोच्च वो हमारे देश के सर्वोच्च व्यक्ति हैं, ठीक है। जैसे अंबानी है तो सर्वोच्च है, लेकिन वो गाड़ी अगर नहीं चला रहे हैं तो इसका मतलब वो नहीं कि गाड़ी में बैठे हुए तो हैं। तो आप समझ सकते हैं। भारत सरकार ने समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति को भारत राज्य का प्रमुख माना जाता है। वही भारत सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि भारत सरकार के समस्त निर्णय मंत्रिपरिषद के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ही लेते हैं, ठीक है। भारत के प्रमुख राज्यों के प्रमुख कौन माने जाते हैं? राष्ट्रपति, लेकिन कार्यों के प्रमुख की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिटेल्स में आर्टिकल सब पढ़ते हैं, ठीक है साथियों। आर्टिकल 52 यह अनुच्छेद कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह आर्टिकल क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा इसे। आर्टिकल 53 यह अनुच्छेद कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति अपने कार्य को स्वयं करते हैं, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाते हैं। क्या कहा गया है? संघ के कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है, याद रखिएगा 53 में। चलिए 54 देखते हैं। यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल की विशेष में जानकारी देते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में सदस्यों जो समूह में भाग लेते हैं उसे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहते हैं। याद रखिएगा, निर्वाचन से अगर संबंधित जब भी प्रश्न पूछा जाए, आर्टिकल 54। चलिए चुनाव में भाग लेते हैं कौन कौन? सदन के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। याद रखिएगा, निर्वाचित याद रखिएगा जरूर। सभी राज्यों 28 राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जितने भी विधानसभा हैं उनके। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगर क्वेश्चन इसमें डाल दिया जाए कि राज्यों की विधान परिषद, विधानसभा देकर विधान परिषद दे दिया जाए तो गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत होगा ये हम बताते हैं आपको। देखिए आपको पता होगा 5 से 6 राज्य में ही विधान परिषद है भारत में, तो टोटल राज्य में नहीं है। इस कारण से अगर जिन राज्यों को विधान परिषद की भी मान्यता दे दी जाएगी तो दूसरे राज्यों के लिए क्या होगा? दूसरे राज्यों के लिए वहाँ पे समस्या होगी। इस कारण से विधानसभा का ही यहाँ पे बात की गई। चुनाव में भाग नहीं लेते हैं कौन? संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, ये नहीं लेते, निर्वाचित ही लेंगे, मनोनीत नहीं। सभी राज्यों की विधानसभा के मनोनीत ही लेंगे, याद रखिएगा, निर्वाचित नहीं। विधान परिषद के निर्वाचित हो या मनोनीत कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश कोई भी प्रतिनिधित्व भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि इन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है, याद रखिएगा। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के चुनाव की रीति तरीका के विषय में जानकारी देते हैं। 1 MLA विधायक का मूलता राज्य के कुल जनसंख्या भागा राज्य के विधानसभा सीटों की कुल संख्या गुने 1/1000। ये फार्मूला है वोटिंग करने का। चलिए राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित अन्य तथ्य। मतदाता उम्मीदवार के नाम से आगे अपना वरीयता क्रम 1, 2, 3, 4 आदि अंकित करता है। प्रथम चरण में उम्मीदवारों को मत को गणना उनके प्राप्त प्रथम वरीयता के मत के आधार पर होती है। उम्मीदवार का निर्धारण मत न पाने की स्थिति में मतों को स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। द्वितीय चरण में प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है। इस द्वितीय वरीयता के मत को अन्य उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के मतों को बांट दिया जाता है। आप समझ रहे हैं बात को? जो प्रथम करते हैं, द्वितीय में जो करते हैं, तो द्वितीय अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो प्रथम वाली वरीयता को खत्म कर दी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत नहीं प्राप्त करता तब तक चलती रहती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रक्रिया जब तक चल रही है तब तक फाइनल डिसीजन वहाँ पे नहीं की जा सकती निर्धारण कि वो उम्मीदवार चुने जा चुके हैं, ठीक है, ये कहा गया है। चलिए 56 देखते हैं। यह अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष होगी। इस अवधि के दौरान कभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित कर त्याग पत्र माध्यम से अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। याद रखिए, अगर 24 अक्टूबर को राष्ट्रपति 2025 में अगर बैठे हैं पद पे, तो 20 अक्टूबर 2030 को ही वहाँ से क्या होंगे, हटेंगे। टोटल 5 साल
टोटल 5 साल की बात की गई है, टोटल एक दिन भी नहीं ऐसा होगा कि वो पहले हट जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित कर त्याग पत्र दे सकते हैं, अपने इच्छानुसार अगर वो हटना चाहे तो हट सकते हैं। चलिए 57, यह अनुच्छेद कहता है भारत के भीतर कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, अर्थात राष्ट्रपति पुनर्नियुक्ति पात्र होते हैं। भारत में एकमात्र राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे तो जो दोबारा नियुक्त हुए, इसके अलावा अभी तक कोई भी राष्ट्रपति दोबारा नियुक्त नहीं हुए। याद रखिएगा, भारत में ये तरीका है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बार वो मंत्री बन सकता है, ठीक है। लेकिन वही बात हम लोग करते हैं, अमेरिका का 2 बार से ज़्यादा वहाँ पे राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। चलिए 58, यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति बनने की योग्यता के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए क्या क्या? भारत के नागरिक पहले होनी चाहिए, उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य का योग्यता हो, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पे ना हो, राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होता है। प्रस्तावक और अनुमोदक वही बन सकता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। एक ही व्यक्ति प्रस्तावक अनुमोदक नहीं होते हैं, याद रखिएगा 2 व्यक्ति होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में जमानत राशि 15,000 रुपये होती है। अगर कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में कुल बड़े वैध मतों का 1/6 भाग हासिल नहीं करता है तो उसका जमानत की राशि जब्त कर ली जाती है। आप अगर चुनाव में 1/6 भाग हासिल नहीं कीजिएगा मत का, आपकी जमानत राशि जो है जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। ये एक प्रक्रिया है, वो कुछ पैसा जमा लिया जाता है, ठीक है ना, रखा जाता है। 59, राष्ट्रपति पद की शर्तों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। कुछ निम्न प्रावधान है। लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकते, पहले ही बोले हैं। संसद द्वारा निर्धारित वेतन लेना होगा, जो निर्धारित किया जाएगा, अभी 5 लाख रुपया है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन में रहना होगा, उन्हें कहीं दूसरे जगह नहीं, राष्ट्रपति भवन में ही रहना होगा। अगर एक कमेंट्स में बताइएगा साथियों, राष्ट्रपति भवन जो बना हुआ है उनको किसने बनवाया था, ठीक है। अगर कोई विधानसभा सदस्य या अन्य किसी भी सदन सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। जैसे कोई लोकसभा के सदस्य है, माफी चाहेंगे, विधानसभा कोई सदस्य है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अगर राष्ट्रपति बन गए तो उन्हें क्या करना होगा, विधानसभा की सदस्यता पे त्याग देना होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अनुच्छेद 59, इसके अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, किंतु यदि संसद के किसी सदन अथवा किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उस तिथि से माना जाएगा कि उस सदन में उसने अपना रिक्त स्थान कर दिया। राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण की तिथि से, देखिए अगर कोई विधानसभा के व्यक्ति है या कहीं पे भी विधान परिषद के, तो अगर वो राष्ट्रपति के लिए जीत गए और जिस दिन से वो त्याग पत्र राष्ट्र यहाँ पे ज्वाइन कर लिए उस दिन से 5 साल गिना जाएगा, इसको त्याग पत्र समझा जाएगा। सिंपल सी बात है। 60, यह अनुच्छेद कहता है राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। यह मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के कार्य संपन्न होंगे। शपथ कौन दिलाएंगे, 60 में ये है, तो जो हमारे CGI होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CGI होते हैं, वो अभी कौन बने, संजीव खन्ना जिसे, तो वही दिलाएंगे। अगर वो नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के सबसे जो वरिष्ठ होते हैं ना वो दिलाएंगे। आर्टिकल 61, ये आपका महाभियोग है राष्ट्रपति के हटाने का प्रावधान के लिए। ये पहले लिया कहाँ से गया है, USA से, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यह अनुच्छेद कहता है अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है अर्थात संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग लाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। चलिए, लेकिन शर्त यह है कि 14 दिन पूर्व यह सूचना राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है। सदनों में जब महाभियोग प्रक्रिया चल रही हो तो राष्ट्रपति स्वयं अपना पक्ष संसद में रख सकता है या किसी माध्यम से रखवा सकता है।
संसद के दोनों सदनों में यह प्रक्रिया को विशेष बहुमत से पारित करना होता है। जैसे ही दोनों सदन विशेष बहुमत से प्रक्रिया पारित कर देता है, वैसे ही यह माना जाता है कि महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण हुआ। राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाया गया है, याद रखिएगा। 14 दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन करनी होगी कि आप पे महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा रही है राष्ट्रपति पे, ठीक है ना। अभी तक भारत में किन्हीं पे भी ये नहीं लगा है। चलिए आगे देखते हैं। नोट: राष्ट्रपति पर चलने वाला महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। क्या बोला गया? संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। याद रखिएगा, ये विधानसभा वगैरह जो भी हो गया वो सब महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। 62 इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के विषय की जानकारी प्राप्त है। यह अनुच्छेद कहता है राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के 6 माह के भीतर चुनाव होनी चाहिए, उनका पद भरा जाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति का क्या हुआ कि अगर हटा दिया गया पद से, तो 6 माह के अंदर में पुनः दूसरा राष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा, याद रखिएगा। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के नाम त्यागपत्र देता है, राष्ट्रपति के मूल्य पश्चात राष्ट्रपति महाभियोग के तहत हटाया गया हो, अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त कर दिया गया हो, ये चारों स्थिति में। ऊपर 3 परिस्थितियों में राष्ट्रपति को पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, लेकिन चौथे स्थितियाँ वर्तमान में राष्ट्रपति ही तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी चुन करके नहीं आ जाता है। अगर ऊपर वाला ये तीनों परिस्थितियाँ रहे, ये तीनों होगा तो उपराष्ट्रपति काम करेंगे, लेकिन ये जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है, सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति रहेंगे तो उपराष्ट्रपति क्यों काम करेंगे साथियों, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए अनुच्छेद 55 संबंधित कुछ अन्य प्रावधान। भारत के मुख्यतः 2 प्रकार के चुनाव होते हैं। फर्स्ट फेज ऑफ द पोस्ट सिस्टम, वैसी चुनाव प्रणाली जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त होने का उम्मीदवार विजेता घोषित हो जाते हैं, उसे फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। विशेषकर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, ये प्रावधान अपनाई जाती है। इस प्रणाली में भारत के लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज में होते हैं। प्रत्यक्ष लोकसभा चुनाव जब भी बोला जाएगा ना, तो आप लोग गांव में जाते हैं, देखते हैं कि सब जगह लोग जाते हैं, जा करके खुद से वोटिंग ऐसे करके करते हैं, तो इसको प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। ये आपका मुखिया के चुनाव में, सीएम के चुनाव में, इस सब में होता है। लेकिन अनुपातिक परिवर्तनीय आधार पर एकल चुनाव, इसका मतलब क्या है? वैसी चुनाव प्रणाली जिसमें उम्मीदवार को विजेता बनने के लिए कुल बड़े वैध मतों का 50% से अधिक मत प्राप्त करना आवश्यक होता है, उसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली कहते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद, राज्यसभा सदस्य को चुना जाता है। देखिए क्या होता है कि जैसे कोई सदस्य को आप चुन करके भेजें लोकसभा में, संसद में, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि वो जिस पक्ष में वोट करेंगे, तो माना जाता है कि उस क्षेत्र के जितने भी लोग थे वो उस पक्ष में वोट किए हैं। आप समझ रहे हैं बात को? मतलब कि सभी सांसद मिल करके अनुपातिक तरीका से वोटिंग करके वहाँ पे अपना काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी एमएलए के मतों का मूल्य 1971 की जनगणना के आधार पर निकाला जाता है। सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। सबसे अधिक मत मूल्य उत्तर प्रदेश के एक विधायक का होता है, वही कम मूल्य सिक्किम के विधायक होता है। अब देखिए हम एक बात बताते हैं आपको, इनका जो मूल्य जो होता है ना, 1971 की जनगणना हुई थी उनके आधार पर होता है। तो क्या होता है कि सबसे बड़ा जो स्टेट है वहाँ के जो भी व्यक्ति चुन करके आए हैं संसद में, उनका महत्व ज़्यादा माना जाता है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर छोटा स्टेट है उनका महत्व यहाँ पे कम माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों की जनसंख्या बहुत ही कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य,
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम STVS को इंग्लैंड के निवासी टॉमस हेरे के नाम से टॉमस हेरे प्रणाली भी कहते हैं। टॉमस हेरे ने अपनी पुस्तक मैसेंड्री ऑफ गवर्नमेंट 1856 तथा ट्रीटाइज ऑन द इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स 1859 में इस प्रणाली का विस्तार पूर्वक वर्णन कर विश्व का ध्यान इस प्रणाली की ओर आकृष्ट किया था। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में राज्य शास्त्र तथा राजनीतिक में सबसे महत्वपूर्ण सुधार कहकर इस प्रणाली में प्रशंसा किए थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब तक भारत के राष्ट्रपति जो हुए, ये सिंपल सी बात है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। चलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से माफी चाहेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देश के राष्ट्रपति चुनाव पहली बार 1952 में हुआ। 50 से 52 तक राजेंद्र प्रसाद संविधान का मनोनीत राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। अभी तक इतिहास के राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल उन्हीं का था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दार्शनिक राष्ट्रपति, इन्होंने भारतीय संस्कृति विरासत के नेतृत्व किए। इन्हीं के नाम पे आपका टीचर दिवस भी मनाया जाता है 5 सितंबर को, याद रखिएगा। पहले ये क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, लेकिन बाद में राष्ट्रपति बने। देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, राष्ट्रपति के रूप में छोटा सा कार्यकाल इन्हीं का है। अब तक 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद पद पर रहते हुए निधन हो गया। दोनों याद रखिएगा मुस्लिम ही थे जिनका निधन हो गया। देश के प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति आपका बीबी गिरी। निर्दलीय का मतलब ये होता है कि उनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं होता है, ठीक है। चलिए द्वितीय वरीयता के मत से राष्ट्रपति के चुनाव बीबी गिरी ने जीता। साथ ही साथ सबसे कम मतांतर से चुनाव बीबी गिरी ने ही जीता था। राजेंद्र प्रसाद के अलावा 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव नीलम संजीव रेड्डी ने लड़ा। नीलम संजीव रेड्डी दोनों बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पद थे। एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, जिन्होंने पॉकेट वीटो का जेवी वीटो का प्रयोग किया था। वीटो के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा ज्ञानी जेल सिंह जो थे आपका पॉकेट वीटो या जेवी वीटो का प्रयोग किए थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आर वेंकटरमन ने अपनी कार्यकाल के आधार पर अपनी आत्मकथा माय प्रेसिडेंशियल ईयर लिखा है। आर वेंकटरमन, आप याद रखिए कि ये सब जो बुक आप देख रहे हैं द प्रेसिडेंशियल ईयर, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, तो जो भी बुक आएगा उसको ध्यान में रखिए। शंकर दयाल शर्मा एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल सभी पदों पर रहे। शंकर मतलब भगवान मान लीजिए, तो भगवान सभी जगह पर रहेंगे, इसलिए मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, अब याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण केरल के थे। KR नारायण केरल के। महिला में पूछेंगे द्रौपदी मुर्मू जी अभी हमारी राष्ट्रपति महिला हैं। देश के प्रथम दलित में KR नारायण। दलित नहीं कहा जा सकता है, आदिवासी कहा जा सकता है इनको, द्रौपदी मुर्मू जी को। देश के एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, मतलब APJ का फुल फॉर्म यही होता है, याद रखिएगा। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के वित्त मंत्री भी थे, प्रणब मुखर्जी, याद रखिएगा। चलिए रामनाथ कोविंद देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति के रूप में थे, याद रखिएगा, दूसरे थे दलित के रूप में। देश का सर्वाधिक राष्ट्रपति देने वाला राज्य तमिलनाडु है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आर वेंकटरमन और APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला दलित क्या हो जाएगा साथियों, तो पहला KR नारायण केरल के थे ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रामनाथ कोविंद, प्रतिभा देवी सिल पाटिल, शंकर दयाल, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पूर्व राज्यपाल भी थे, याद रखिएगा। कुल 6 ऐसे थे जो उपराष्ट्रपति बने। जो कुल 6 राष्ट्रपति ऐसे हैं जो उपराष्ट्रपति भी बने, याद रखिएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल एवं के नारायण। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राधाकृष्णन RK नारायण राज्य न्यायिक के पद पर रहे। जाकिर हुसैन का संबंध जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से है।
जो JMU कहते हैं आप लोग, उनसे। चलिए, बीबी गिरी मजदूर नेता थे। ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति बनने से पूर्व गृह मंत्री के पद पर आश्रित हो चुके थे, याद रखिएगा। चलिए अभी देखते हैं लेटेस्ट में, भारत के 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 जुलाई 2022 को 16वें राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA के उम्मीदवार के श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार श्री यशवंत सिन्हा को भारी मतों से पराजित किया। द्रौपदी मुर्मू के जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा राज्य के मयूरभंज में एक आदिवासी स्थान पर हुआ, संथाल में हुआ था। वह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी एवं दूसरी महिला राष्ट्रपति है। 25 जुलाई 2022 को प्रधान न्यायाधीश उन रमन्ना ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। क्या तथ्य है कि वह 2000 से 2004 तक ओडिशा के बीजद भाजपा गठबंधन सरकार के मंत्री बनी रहे। वर्ष 2015 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 2021 में ही उल्लेखनीय है कि 16वें राष्ट्रपति में कुल बड़े वेद में 64.03% मत द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में रहे, लेकिन यशवंत सिन्हा के पक्ष में रहे 35.97% ही। तो साथियों ये कुछ डाटा है, अब याद रखिएगा इनके बारे में, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, राष्ट्रपति के विशिष्ट तथ्य। 21 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद के 16वें चुनाव में द्रौपदी मुर्मू देश के नया राष्ट्रपति चुने गए। 69वें राष्ट्रपति चुनाव में अंतर कारण आवाज को खुला मतदान हुआ। इनमें निर्दलीय प्रत्याशी बीबी गिरी ने नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया था। भारत में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी डॉक्टर जाकिर हुसैन मृत्यु के कारण हिमायतुल्लाह बीबी गिरी के द्वारा त्यागपत्र के कारण BD जत्री ने फरुद्दीन अली अहमद की मुख्य कारण कार्य किया था। समान नागरिक संहिता माफी चाहेंगे UCC को लेकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा मतभेद पैदा हुआ था। भारत के मिसाइल मैन वैज्ञानिक राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाए गए चुनाव सुधारों संबंधित विधेयक लाभ पद पर संबंधित विधेयक को संसद को पूर्व विचार हेतु वापस भेज दिया था। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लंबी अवधि 50 से 62 तक के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यवाही राष्ट्रपति को छोड़ के सबसे कम अवधि 1 वर्ष से 11 दिन तक ही रहा था। इसमें दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे ज़्यादा दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कम दिन की बात करेगा कौन हो जाएंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति पद के लिए अब तक 16 चुनाव संपन्न हुए। अतः श्रीमती द्रौपदी मुर्मू क्रमांक के अनुसार भारत के 16वें राष्ट्रपति, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार चुनाव में जीते व्यक्ति क्रम के अनुसार ये 15वें होंगे। याद रखिएगा, ये सब पॉइंट थोड़ा फंसाने वाला है। वैसे कार्यवाही राष्ट्रपति जो अभी चाहेंगे, यदि जोड़ लिया जाए तो अब तक 18 व्यक्तियों ने राष्ट्रपति का पद सुभोजित किया। चलिए कुछ अब हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति कार्य, उनका अधिकार शक्ति। क्षमा का अधिकार। राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति 5 प्रकार के क्षमा कर सकते हैं। क्षमा, जब राष्ट्रपति बिना किसी शर्त किसी दोषी व्यक्ति को पूर्णतः माफ कर देता है तो उसे क्षमा कहते हैं। परिहार, जब राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति को सजा मात्र कम कर देता है तो उसे परिहार कहते हैं, 10 वर्ष से घटा के 5 वर्ष। लघुकरण, जब किसी दोषी व्यक्ति की सजा की प्रकृति बदलाव किया जाता है तो उसे लघुकरण कहते हैं, जिससे मृत्यु दंड से आजीवन कारावास। विराम, कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे विकलांग, गर्भवती महिला, बुढ़ापा इत्यादि की सजा को रोक लगा देना विराम कहलाता है। प्रतिलंबन, कुछ समय के लिए सजा को टालना प्रतिलंबन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, वीटो संबंधित अधिकार। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। भारत के राष्ट्रपति को वीटो संबंधित अधिकार आर्टिकल 111 देता है। संसद के दोनों सदनों के प्रति कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है या नहीं दे सकता है। अगर राष्ट्रपति ने विधेयक पर स्वीकृति नहीं दिया तो माना जाता है राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग किया है। जैसे लोकसभा में पास हो गया
राज्यसभा में कोई विधेयक पास हो गया, वो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देते हैं वो बन जाता है विधेयक, एक्ट बन जाता है। लेकिन अगर वो रोक कर रख लिए, समझिए कुछ न कुछ बात है उसमें। चलिए, वीटो के प्रकार क्या क्या होते हैं? अत्यंतकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट या जेबी वीटो, विशेषाधिकार वीटो। हम लोग पढ़ते हैं। अत्यंत अधिकारी वीटो क्या होता है? विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अपनी राय सुरक्षित रखना, ये अत्यंतिक वीटो होता है। विशेषित वीटो, जो विधायिका द्वारा उच्च बहुमत द्वारा निरस्त किए जा सके। निलंबनकारी वीटो, जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त किए जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉकेट वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। पॉकेट वीटो, उपयुक्त लिखित वीटो में से भारत के राष्ट्रपति विशेषित वीटो के अलावा अन्य सभी वीटो का प्रयोग करते हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति विशेषित वीटो का प्रयोग भी करते हैं। विधायक दो प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक, गैर सरकारी। वैसा विधेयक जो भारत सरकार के मंत्री द्वारा लाया जाता है सरकारी कहलाते हैं। वैसा विधेयक जो मंत्री के अलावा अन्य संसद सदस्य द्वारा लाए जाते हैं गैर सरकारी विधेयक कहलाते हैं। चलिए कुछ और हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चलिए राष्ट्रपति की शक्तियां देखते हैं साथियों। कार्यपालिका शक्ति, विधायक शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति या वीटो शक्ति, ये आपका दिया गया है। ठीक है। आपातकालीन में देखते हैं राष्ट्रपति आपातकाल शासन, वित्तीय शासन, ये सब लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कार्यपालिका संबंधित कुछ पॉइंट देखते हैं। 53 के अनुसार यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, अन्य सदस्यों की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। सिंपल सी बात समझिए कि जितने भी बड़े पद पे हैं सबका कौन करेंगे? नियुक्ति राष्ट्रपति। संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि 6 माह की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति के अध्यादेश संबंधित पर चर्चा निर्णय। 1970 के आर.सी. कपूर मामले में न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पर अस्वाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में इस बात को कहा गया कि अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा गया, राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव आधार पर चुनौती दी जा सकती है। डी.सी. वाधवा मामले 1987 में उच्चतम न्यायालय ने कहा, अध्यादेश की भाषा परिवर्तित किए बिना तथा विधानसभा द्वारा अध्यादेश संदर्भ में विधेयक पारित किए बिना यदि अध्यादेश का पुनः प्रकाशन होता है तो यह संवैधानिक होगा। चलिए विधायिका संबंधित अधिकार। विधायिका के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा के राज्यसभा को लेकर राष्ट्रपति के अधिकार प्राप्त होते हैं। वे राष्ट्रपति की विधायिका संबंधित अधिकार कहलाते हैं जो निम्न है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों शस्त्र की आहूत शस्त्रवान करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग करते हैं। याद रखिएगा, जब किसी विधेयक को लेकर के संसद दोनों सदनों के बीच मतभेद होता है, उस स्थिति में 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन का बुलावा होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं साहित्य, कला, विज्ञान, इन सभी क्षेत्रों के लिए, और लोक सेवा में दो व्यक्ति को करते थे, उसे खत्म कर दिया गया। याद रखिएगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार विधायी संबंधित अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकते हैं। चलिए, अगर संसद के दोनों सदन शस्त्र ना हो, अगर संसद के एक सदन शस्त्र हो और दूसरी ना हो, इस सब में अध्यादेश जारी करते हैं, संयुक्त बैठक बुलाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश अधिकतम 6 मंथ तक लागू रहेगा, लेकिन संसद सत्र शुरू होने के 6 माह तक ही रहेगा। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदित से संसद के सदनों में लाए जाते हैं, जैसे धन विधेयक, राज्य निर्माण संबंधित विधेयक, अनुदान
मांग, ये सब आप संसद में डायरेक्ट ला सकते हैं बिना राष्ट्रपति के, ठीक है। जैसे आप ये सब ला सकते हैं। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य है, देखते हैं। एक अध्यादेश 4 प्रकार के समाप्त हो सकते हैं। जारी होने से 6 माह की समाप्ति पर, राष्ट्रपति द्वारा वापस लिए जाने पर, संसद की बैठक होने के 6 माह के भीतर अनुमोदित न होने पर, संसद बैठक के 6 सप्ताह के पूर्व अनुमोदित न होने पर। यदि संसद का केवल एक सदन शस्त्र हो तब अध्यादेश जारी कर सकता है, क्योंकि केवल एक सदन विधि बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन विषयों पर संसद कानून बनाती है। अध्यादेश की संवैधानिक सीमाएं हैं जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की होती है। अतः अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकार को ना तो कम कर सकता है और ना ही समाप्त कर सकता है। याद रखिएगा साथियों, अध्यादेश उसी सब्जेक्ट पे लाया जा सकता है या कानून पे जिस पे संसद कानून बना रही होगी, ठीक है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। सरकार, राष्ट्रपति की सलाहकारी अधिकार। भारत के संविधान का क्या है, 143 के अनुसार राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट अपना सलाह दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, याद रखिएगा। आपाति संबंधित 352 में क्या गया, राष्ट्रपति अपने घोषणा भारत के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर कर सकती है, राष्ट्रपति आपात की। 356 ये राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकती है। आप एक पॉइंट को यहाँ पे देख रहे होंगे कि मंत्रिमंडल का इसमें सभी में रोल बहुत बड़ा है। मंत्रिमंडल के बिना राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। 360 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पर वित्तीय आपात की भी घोषणा कर सकती है, मंत्रिमंडल, ठीक है। तीनों में देखिए। चलिए कुछ पॉइंट और है, देख लेते हैं हम लोग। राजकीय अधिकार। भारत के लिए राजदूत या नियुक्त भारत के राष्ट्रपति करते हैं तथा अन्य देशों के लिए राजदूत राजकेश्वर प्रथम भारत में राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति का विशेष अधिकार। पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं किया जा सकता। पद पर रहते हुए कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति ने जो काम किए उनको लेकर के न्यायालय में दोषी उन्हें नहीं ठहराया जा सकता। पद पर रहने राष्ट्रपति के खिलाफ आधिकारिक मुकदमा नहीं लाया जा सकता है। राष्ट्रपति हमारे देश के सर्वोच्च होते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ कोई भी काम नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, अगर वो दुष्कर्म वाले किसी भी कांड में अगर स्थिति में अगर मतलब कि गलत व्यवहार में अगर आते हैं तो बहुत सारा वहाँ पे व्यवहार किया जा सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। आपका छोटा सा भाई डेली लाते हैं वीडियो, शेयर कर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।